खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। इस रविवार माने 31 अक्टूबर को प्रयागराज में होने जा रहा है दी लल्लन टॉप अड्डा। वेन्यू है एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, समय 3:30 बजे। वैसे अगर आपको लल्लन टॉप अड्डे में आने वाले हमारे मेहमानों या हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी से कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे कू अकाउंट @thelallanTop पर पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हुए बवाल और आर्यन खान ड्रग्स केस में एक चीज कॉमन नजर आई होगी, वो है व्हाट्सएप चैट। एजेंसियां ये दावा करती रहती हैं कि फलाना के चैट में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, चैट से खुलासा हुआ है, लेकिन क्या वाकई इन चैट्स का कुछ मतलब भी है? क्या एक सबूत के तौर पर ये कोर्ट में कहीं टिकती हैं? आइए जानते हैं व्हाट्सएप चैट्स की कानूनी वैधता के बारे में सब कुछ। इंडिया टुडे की संवाददाता अनीशा माथुर के अनुसार जब बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल का मामला उठा तब व्हाट्सएप चैट की वैधता पर सवाल उठे। कहा गया कि क्या कानूनन इन चैट्स को प्रथम दृष्टया एक सबूत माना जाए। बुधवार यानी 27 अक्टूबर को आर्यन खान की लीगल टीम ने बहस में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में एक सबूत के तौर पर मान्य ही नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन को बेल दे दी, लेकिन लोअर कोर्ट ने आर्यन खान को बेल ना देते हुए कहा था कि वो लगातार दूसरे लोगों और ड्रग्स खरीदारों से चैट्स के जरिए संपर्क में थे। ऐसे में भले ही उनके पास से ड्रग्स ना मिली हों, लेकिन उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 65 इस बात पर रोशनी डालता है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कानूनन मान्य हैं। इनमें चैट्स के अलावा ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट जैसी चीजें शामिल हैं। भारतीय कानून में एविडेंस एक्ट के तहत दो तरह के साक्ष्य होते हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। किसी भी व्हाट्सएप चैट को तब तक सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा जब तक कि वो डिवाइस कोर्ट में ना पेश कर दी जाए जिसके जरिए वो चैट की गई है। सुप्रीम कोर्ट वक्त वक्त पर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को लेकर स्थिति साफ करता रहा है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2020 में अर्जुन पंडितराव खोटक मामले में व्यवस्था दी थी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 64B सबसेक्शन 1 साफ फर्क करता है कि जो जानकारी कंप्यूटर या डिवाइस में स्टोर है वो जानकारी डिवाइस के साथ प्राइमरी एविडेंस होगी, उससे निकली कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होगी। 27 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने स्पष्ट किया था कि जिस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैसेज करते वक्त डिवाइस उसके पास ही थी, इस बात का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस तरह का सर्टिफिकेट ना होने की हालत में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। हालांकि जस्टिस RF नरिमन ने यह भी साफ किया था कि अगर चैट के साथ उसके धारक की डिवाइस भी पेश की जाती है तो इस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोर्ट के दिए गए फैसलों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक चैट्स को लेकर कोर्ट ने ये व्यवस्थाएं दी हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया जाए उसके साथ जरूरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कोर्ट चाहता है कि चैट और डिवाइस के कनेक्शन की पूरी जानकारी पेश की जाए। सर्टिफिकेट इस बात के बारे में बताए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे पेश किया गया है, मतलब इसे किस तरह से हासिल किया गया है, ये कब मिली, कहाँ मिली आदि। सर्टिफिकेट में उस डिवाइस की डिटेल्ड जानकारी हो जिसके जरिए रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, डिवाइस का मॉडल क्या है, कंपनी क्या है, ऐसी जानकारियां। सर्टिफिकेट में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B सबसेक्शन 2 की शर्तों का भी पालन किया गया हो। ये बताना होगा कि जिस समय की चैट बताई जा रही है उस वक्त डिवाइस आरोपी के पास ही थी आदि जैसी जानकारी। सर्टिफिकेट पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो आधिकारिक तौर पर उस डिवाइस को चलाने के लिए अधिकृत हो। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी थी कि इस बात का सर्टिफिकेट भी दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है वो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। ये सारी व्यवस्थाएं कोर्ट ने इसलिए की ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सोर्स और सत्यता को कायम रखा जा सके। अब आपको लग सकता है कि कोई क्यों अपने खिलाफ सर्टिफिकेट देगा, वो हमेशा मना कर देगा। इसके लिए भी कोर्ट ने खास इंतजाम किया है। अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट देने से मना करे तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, अगर कोई व्यक्ति अपनी डिवाइस के बारे में बार बार अथॉरिटी के कहे जाने के बाद भी सर्टिफिकेट ना दे तो इस बारे में कोर्ट को बताया जाए। कोर्ट ने कहा इस तरह के सर्टिफिकेट के लिए हमेशा कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति सर्टिफिकेट देने से मना करता है तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B सबसेक्शन 4 के तहत उसे मांगा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आर्यन खान केस में इसका क्या महत्व है। आर्यन खान केस की बात करें तो यहाँ पर भी कथित व्हाट्सएप चैट के सर्टिफिकेशन का मामला बनता है। सवाल ये उठता है कि क्या उस फोन को सीज किया गया जिससे मैसेज किए गए। ऐसे में व्हाट्सएप मैसेज के जो प्रिंट आउट दिखाए जा रहे हैं उनकी कोर्ट के सामने कोई वैधता है या नहीं। अब एनसीबी अधिकारियों को इस 65B के तहत सर्टिफिकेट देना होगा कि उन्होंने किन हालातों में, कहां और किस तरीके से व्हाट्सएप चैट आर्यन के फोन से निकाले। इसके अलावा एनसीबी को वो पंचनामा भी दिखाना होगा जिसके तहत मोबाइल को सीज किया गया। एनसीबी को यह बताना होगा कि डिवाइस की चेन ऑफ कस्टडी क्या थी, मतलब
कब किसके पास था आदि। इसके अलावा इस बात की पुष्टि भी करनी होगी कि डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार व्हाट्सएप चैट को साक्ष्य बनाने की कोशिश हो रही है, पहले भी कोर्ट इसे साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल को सबूत माना है। कोर्ट ने कहा था व्हाट्सएप मैसेज को तब बातचीत माना जा सकता है अगर उसमें कहीं की गई बात की पुष्टि ट्रायल के दौरान दूसरे सबूतों से भी की जा सके। ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज को व्यापक बातचीत के तौर पर देखा जाएगा, इसे संपूर्णता में समझा जाएगा। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि किसी का भी चैट कहीं से भी उठाकर उसे कोट किया जाए और उसका मनचाहा मतलब निकाला जाए। कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बाकी सबूतों के साथ ही देखकर साक्ष्य माना जाएगा। इस साल जनवरी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बेल दी थी जिसे व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज के एविडेंस के तौर पर तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफाई ना किया जाए। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है कि ये सर्टिफिकेट ट्रायल के किसी भी स्टेज पर पेश किए जा सकते हैं। आईटी कानून के एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट विवेक सूद ने इंडिया टुडे को बताया कि व्हाट्सएप चैट इस बात का सीधा सबूत नहीं हो सकता कि किसी ने ड्रग्स लिया है। उनका कहना है व्हाट्सएप चैट अपने आप में ड्रग्स लेने का सबूत नहीं हो सकती जब तक कि आप ये साबित ना कर सके कि इसके बाद ड्रग्स आया। व्हाट्सएप चैट को सिर्फ इस बात का सबूत माना जाए कि दो लोगों के बीच बातचीत हुई। इसे सेकेंडरी सबूत के तौर पर जरूर पेश किया जा सकता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। आर्यन को 2 अक्टूबर को एक क्रूज से हिरासत में लिया गया था। क्रूज से कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनके ऊपर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद से लगातार एनसीबी आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध कर रही है। एनसीबी का दावा यह है कि उसके पास आर्यन खान और एक्टर चंगी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के बीच हुए व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं। इन चैट के आधार पर अनन्या से 3 बार पूछताछ हो चुकी है। एक स्क्रीनशॉट ग्रुप चैट का भी है जिसमें आर्यन को कोकेन टुमारो का प्रस्ताव देते हुए देखा गया है। वहीं एक चैट में आर्यन एनसीबी के नाम पर अपने दोस्तों को धमकाते हुए भी दिखे हैं। 19 अक्टूबर को मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। आर्यन खान को लेकर अदालत ने तब कहा था कि आर्यन जानते थे कि उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस है, इसीलिए चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आर्यन के पास कोई ड्रग्स ना मिली हो, ये माना जाएगा कि आर्यन खान के पास ड्रग्स का कॉन्शियस पोजेशन था। आसान भाषा में कहें तो अदालत ने 2 अक्टूबर की घटनाओं को इसी तरह देखा कि आर्यन के पास ड्रग्स और उनकी जानकारी दोनों थी। हालांकि हाईकोर्ट से आर्यन को बेल मिल गई है। आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत से आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या फिर शनिवार तक जेल से रिहा किया जाएगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।